क्या होगा अगर मैं कहूं कि सदियों तक दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग, बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक यही मानते थे कि एक बच्चे का दिमाग बिल्कुल खाली होता है। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। एक सेकंड, हम सीधे मूल आधार पर आ गए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। लेकिन श्रोता, जरा सोचिए, एक कोरी स्लेट जिस पर दुनिया अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकती है, ये धारणा कैसे बदली? आज की इस गहन चर्चा में हम शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के इतिहास और विज्ञान की जड़ों तक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। बिल्कुल। और हमारा मिशन भी आज यही डिकोड करना है। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे विशेषज्ञ सीधे उन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों को हमारे सामने रखेंगे, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे वे दर्ज हैं, और हम मिलकर समझेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अभी जो आपने बताया कि शिक्षक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए, मतलब सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। तो इंसानी दिमाग को बाहर से मापने की ये जो विचारधारा आई, जिसे व्यवहारवाद कहते हैं, इसके जनक कौन थे? व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। इन्होंने कहा कि मन को छोड़ो, सिर्फ उसे मापो जो दिख रहा है। तो समय के साथ मनोविज्ञान के मायने बदल गए। आज के वैज्ञानिक युग में इसका आधुनिक अर्थ क्या माना जाता है? मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है वर्तमान का अध्ययन। वर्तमान का अध्ययन। अच्छा, यानी जो इस पल में घटित हो रहा है। तो इस वर्तमान के अध्ययन को आज के समय में किस एक सटीक शब्द से पुकारा जाता है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार। व्यवहार? तो सब कुछ व्यवहार पर आकर टिकता है। हम्म लेकिन व्यवहार सिर्फ मानसिक नहीं है, शरीर से भी जुड़ा है। प्राचीन काल में अरस्तु ने इस तालमेल को कैसे परिभाषित किया था? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास परिभाषित किया है अरस्तु ने। क्या बात है! सदियों पुरानी परिभाषा आज भी प्रासंगिक है। लेकिन शरीर से परे जाकर इंसान के वजूद की बात करें तो जो अस्तित्ववाद की सोच है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। स्वयं निर्णय लेना मतलब एक स्वतंत्र इंसान बनाना। जी और ये रातों रात तो होता नहीं है। हाँ। तो ये जो शिक्षा की प्रक्रिया है, ये वास्तव में है क्या? शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता है। निरंतर होता है। अच्छा, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। सुनने वालों, ध्यान दीजिएगा। अस्तित्ववाद व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेने के लिए तैयार करता है, जो कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो व्यवहारवाद है, ये वास्तव में किस चीज पर बल देता है? व्यवहारवाद अध्यापन पर बल देता है, केवल बाह्य व्यवहार पर। यही वो विरोधाभास है। केवल बाह्य व्यवहार मतलब भीतर क्या चल रहा है उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं। तो इन सब प्रयोगों को करने के लिए किसी जगह की जरूरत तो पड़ी होगी। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने बनाई? प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट। और ये ऐतिहासिक कार्यशाला किस वर्ष में शुरू हुई थी? वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला शुरू की 1879 में। 1879 में। यहीं से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर विज्ञान बनने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी B.F. स्किनर ने इस रिश्ते को कैसे परिभाषित किया? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये परिभाषा दी थी स्किनर ने। आधारभूत विज्ञान। तो अगर मनोविज्ञान नींव है, तो ये शिक्षा में किस चीज के विकास में सहायक होता है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। और इस व्यवहार को मापने के लिए वो कौन सी विधि है जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक है? व्यवहार अध्ययन के लिए अल्पविधि वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जब लैब में ये विधि अपनाई जाती है, तो इसका सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है व्यवहार का प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, और किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले जो अनुमान लगाया जाता है, चरों के बीच के संबंध को दर्शाने वाला वो कथन क्या कहलाता है? चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है परिकल्पना। परिकल्पना या हाइपोथेसिस। तो इस पूरे प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य वास्तव में क्या खोजना होता है? मनोविज्ञान प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य है प्रभाव संबंध का कारण पता करना। कारण और प्रभाव का पता लगाना। विज्ञान का नजरिया। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद का नजरिया तो बिल्कुल अलग था।
उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है, ये कथन है विवेकानंद का। अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, ये विरोधाभास बहुत दिलचस्प है। विज्ञान बाहर से मापता है और दर्शन कहता है कि सब कुछ भीतर है। वैसे वैज्ञानिक प्रयोगों से पहले व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी हुआ करती थी? व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। श्रोताओं, यहाँ एक एनालॉजी पेश करना चाहूंगा। प्रयोगात्मक विधि पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। ये ऐसा है जैसे कोई वैज्ञानिक माप रहा हो कि शेफ ने सूप में कितने ग्राम नमक डाला। ये कारण और प्रभाव है। लेकिन ये अंतर्दर्शन विधि व्यक्तिपरक है। ये ऐसा है जैसे शेफ से पूछा जाए कि सूप बनाते समय वो अंदर से कैसा महसूस कर रहा था। विज्ञान कैसे व्यक्तिपरक से वस्तुनिष्ठ की ओर बढ़ा, ये साफ दिखता है। अच्छा, ये साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोएकल ने। और इसकी उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से। साइकी यानी आत्मा और लोगोस यानी अध्ययन। तो इस पूरी यात्रा के बाद आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। अब जरा क्लासरूम के अंदर चलते हैं। E.A. पील ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसे समझाया है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा E.A. पील के द्वारा दी गई है। तो अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ रहा है तो उसका ये काम किस क्षेत्र में आएगा? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से संबंधित क्षेत्र है शैक्षिक मनोविज्ञान। और ये विशिष्ट क्षेत्र किन दो विषयों के मिलन से बना है? मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित अध्ययन है शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षण शास्त्र और मनोविज्ञान का प्रतिच्छेद बिंदु। बिल्कुल। अब ये जो सूचनाओं को प्रोसेस करने का तरीका है, इसे आधार बनाने वाले वाद को क्या कहते हैं? व्यवहार की व्याख्या में सूचना क्रम को आधार बनाया गया है संज्ञानात्मकवाद में। संज्ञानात्मकवाद और इसके विपरीत मानवतावाद किस पर बल देता है? मानवतावाद बल देता है स्व को। स्व को। और जब किसी एक ही व्यक्ति के विकास को बहुत लंबे समय तक देखा जाता है तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन। अनुदैर्ध्य अध्ययन। काफी लंबा समय लगता होगा इसमें। स्किनर ने शिक्षण और सीखने के इस रिश्ते पर क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है स्किनर द्वारा। और इस विषय वस्तु के मुख्य कारक क्या हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु मुख्य कारकों के आसपास घूमती है। शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। वही त्रिकोण फिर आ गया, सीखने वाला, सिखाने वाला और माहौल। और इसी त्रिकोण के कारण शायद शिक्षक के लिए इसका ज्ञान जरूरी है। एक बार फिर पुष्टि करते हैं, ये शिक्षक के लिए क्यों अनिवार्य है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। प्रभावशीलता ही लक्ष्य है। तो छात्रों के अधिगम का वो प्रसिद्ध VAR के मॉडल किसने दिया था? छात्र अधिगम का VAR के मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, नील फ्लेमिंग। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति वर्ष है 1900। 1900। तो इसकी प्रकृति कैसी मानी गई है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विज्ञानात्मक विज्ञान। विज्ञानात्मक विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस। अब एक बहुत जरूरी सवाल, ज्ञान के निर्माण को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। स्वयं सृजन करते हैं। श्रोताओं, इसे याद रखिएगा। अच्छा, मानवीय विशेषताओं को मापने के लिए 1882 में लंदन में प्रयोगशाला किसने बनाई थी? 1882 ईस्वी में वह मनोवैज्ञानिक जिसने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया, फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन। तो इंसान आपस में कितने अलग हैं ये यहां से मापा जाने लगा। लेकिन जो सबसे पुरानी विधि थी अंतर्दर्शन, उसकी क्या खासियत थी? वह शिक्षा जो मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अंतर्दर्शन। व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बड़ी सीमा या अड़चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर बच्चा अलग है। इसके बावजूद
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये शुरुआत में किस विषय का अंग हुआ करता था? मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र विषय का अंग था। दर्शन शास्त्र का अंग। और ये जो 4 पर्यावरण प्रणालियों का सिद्धांत है उरी ब्रॉनफेनब्रेनर का, उसे क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत, जो मूल रूप से उरी ब्रॉनफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार की नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है मानव पारिस्थितिकी। मानव पारिस्थितिकी। और औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन कौन करता है? औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब श्रोताओं, यहाँ वो चौंकाने वाली बात आती है। सदियों तक दुनिया जिस मासूम मन स्थिति की धारणा पर टिकी थी, वो धारणा ठीक क्या है? व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाओं के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मन स्थिति या तबुला रसा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा अरे वाह वाला पल है। एक और ये तबुला रासा कहता है कि बच्चे बिना किसी मानसिक प्रक्रिया के पैदा होते हैं, एकदम खाली बर्तन। और दूसरी ओर हमने अभी इसी टेक्स्ट में सुना कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ये स्पष्ट रूप से विचारधाराओं के एक भारी बदलाव को दर्शाता है। हम कोरी स्लेट से एक सक्रिय निर्माता तक पहुंच गए हैं। अब अगर बच्चा ज्ञान का निर्माण कर रहा है तो वो बड़ा भी हो रहा है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि का उदाहरण है मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन। लेकिन अगर किसी बच्चे को बचपन में गंभीर सामाजिक अभाव झेलना पड़े तो उस नाजुक अवधि को क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अपर्याप्त होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरण या समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि। तो तर्क और समस्या समाधान जैसे पहलू किस विकास में आते हैं? विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या है संज्ञानात्मक विकास। और बच्चों की जो विकास की गति अलग-अलग होती है, वो किस पैमाने का अनुपालन करती है? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित पैमाने का अनुपालन करती है। और शरीर के अंगों की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं समृद्धि। तो ये जो वृद्धि शब्द है, ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। अच्छा, अब सबसे गहरा अंतर वृद्धि और विकास की अवधारणा को कैसे स्पष्ट किया गया है? बच्चों की वृद्धि और विकास की अवधारणा में है, वृद्धि केवल जैविक और भौतिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, लेकिन विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। वृद्धि स्थिर है, किंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो इसका मतलब सुनने वालों कि शरीर का बढ़ना एक उम्र पर आकर रुक जाता है, यानी वृद्धि स्थिर है, लेकिन नई चीजें सीखने की क्षमता जीवन भर चलती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं हर उम्र के हिसाब से, उन्हें क्या कहते हैं? विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को कहा जाता है विकासात्मक कार्य। और बाल विकास का अध्ययन कहां से कहां तक होता है? बाल विकास में गर्भाधान से किशोर अवस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। और ये विकास किस दिशा में बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये विकास वास्तव में होता कब है? विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। और क्या इसमें कोई सांस्कृतिक अंतर भी होते हैं? व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही कथन है कि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। हरलॉक ने इस बारे में क्या कहा? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन दिया है हरलॉक ने। और विकास शब्द में कौन से बदलाव छुपे हैं? विकास शब्द में निहित है दोनों संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक बदलाव। तो अगर एक पंक्ति में कहना हो तो विकास क्या है? विकास के विषय में सही कथन है कि विकास परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। और ये किन चीजों की परस्पर क्रिया है? विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। यानी जीन्स और माहौल का मेल। तो विकास में वृद्धि का क्या तात्पर्य है?
विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। और इसके व्यापक आयामों की पहचान कैसे होती है? विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब यहाँ स्रोत में एक बहुत ही विशेष तथ्य है। गुणात्मक परिवर्तन की पहचान को किस शब्द से बताया गया है? बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है वृद्धि। वृद्धि, बिल्कुल जैसा दर्ज है। अब हम परिपक्वता पर आते हैं। यौन परिपक्वता में किस ग्रंथि का हाथ होता है? यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का। और परिपक्वता के शुरुआती लक्षण कब दिखते हैं? 10 से 12 महीनों की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। जब बच्चा मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, परिपक्वता। तो शिक्षार्थी के लिए परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन क्या होगा? एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। और आनुवांशिक कोडिंग में जो पूर्व निर्धारित है उसे क्या कहेंगे? आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है परिपक्वता। ये सीखने से अलग कैसे है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। स्वाभाविक प्रक्रिया। तो परिपक्व विद्यार्थी समस्याओं को कैसे हल करते हैं? परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के उद्देश्यों का श्रेष्ठ समाधान कर लेते हैं। लेकिन अगर सामान्य परिपक्वता से पहले ही प्रशिक्षण दिया जाए तो क्या होगा? सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। और विकास और परिपक्वता का रिश्ता क्या है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो ये विकास निर्भर किन बातों पर करता है? विकास निर्भर है आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? विकास के लिए उचित है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और माता-पिता की जो प्राधिकृत शैली होती है उसका आधार क्या है? समझदारी से निर्णय लेना। संतुलित विकास के लिए घर में कैसा माहौल चाहिए? बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए माता-पिता को चाहिए घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। एक बार फिर याद दिला दें, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि है पीयूष। और समग्र रूप से वृद्धि और विकास किन कारकों से प्रभावित होते हैं? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प तथ्य, हम हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है? खेल बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ये तो बड़ा मजेदार और आंखें खोलने वाला तथ्य है। हम सोचते हैं खेल शारीरिक व्यायाम के लिए है, लेकिन स्रोत साफ कहता है कि इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। बच्चों को खुशी चाहिए। अब इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हैं। हमने देखा कि वॉटसन का व्यवहारवाद हो, वुंड की पहली प्रयोगशाला हो, या फिर विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक, ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि शिक्षण को छात्र केंद्रित और प्रभावशाली बनाना है। अंत में श्रोताओं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, दर्शनशास्त्र के एक छोटे से हिस्से से शुरू होकर आज मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बड़ा आधार बन गया है। हम तबूला रासा यानी कोरी स्लेट की धारणा से निकलकर अब मानते हैं कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करता है। अगली बार जब आप कुछ नया सीख रहे हों तो खुद से पूछिएगा, क्या आप सिर्फ वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे हैं या अपने ज्ञान का सृजन खुद कर रहे हैं?